हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट फुल डिटेल में। अगर आपने इससे पहले कभी रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुना है या नहीं सुना तो आप समझ जाएंगे कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है क्या, इसका क्या सीन है। तो इस पूरी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पूरा समझ आने वाला है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की। अगर आप यहाँ पे दो रीजन देख रहे हो, लुहांस्क एंड दोनेस्क, ये दो रीजन देख लीजिए। रसिया है इधर, इधर यूक्रेन है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि रसिया ने लुहांस्क और दोनेस्क इन दोनों रीजन को अपने में मिला लिया है, यानी कि अब रिकॉग्नाइज कर दिया है ऑफिशियली, और वहां पर अपनी ट्रूप्स यानी कि अपनी सेना जो है इस रीजन में भेज दी है, लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में। ठीक है, तो इसके बाद हम समझेंगे कि आखिरकार ये सारे मैटर हुए क्यों। यूक्रेन क्या रसिया का पार्ट था पहले से, या यूक्रेन रसिया से अलग था, है ना। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक। करते हैं शुरुआत इसकी। इश्यू ऑफ यूक्रेन एंड रसिया, ये इशू है, और ये रिसेंटली अब रसिया जो है वो यूक्रेन को इन्वेड करना चाह रहा है, ऐसी न्यूज आ रही हैं। तो इसे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन, हम सबसे पहले हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं यूक्रेन की, कि भाई यूक्रेन की हिस्ट्री क्या रही थी। तो अगर मैं आपको यूक्रेन की हिस्ट्री 1918 से शुरू करूं, यूक्रेन की हिस्ट्री 1918 से शुरू करूं, तो ये जो यूक्रेन था 1918 में फुल्ली इंडिपेंडेंट यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था, और केवल ये 3 साल ही स्वतंत्र रहा था। 1918 से 1920 तक ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहा, उसके बाद फिर से इस पर कब्जे होने लगे। ठीक है, और जो ये स्वतंत्र रहा था पहले इस पे पोलैंड का, लिथुनिया का, यूएसएसआर जिसे आप रसिया बोलते हो, ठीक है, इन सब का एक तरह से राज चलता था, है ना। और उसके बाद अगर जब ये रूल्ड हुआ तो फिर उसके बाद भी जब 3 साल बाद फिर दोबारा से रूल होने लगा, और दोबारा से इस पे फिर से पोलैंड, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया ये सब जो है इस पे राज करने लगे यूक्रेन पे। ठीक है, अगर इसके बाद की बात करूं तो फिर 1991 पे आ जाते हैं हम। फिर ऐसे ही चलता था 1918 से 1991 तक, ऐसे ही चलता था। 1990 में, अगर 1990 से पहले 1990 में रसिया के डिसइंटीग्रेशन की बात शुरू हो गई थी, और रसिया के डिसइंटीग्रेशन जैसे ही इसने सुना कि भैया रसिया का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसने तुरंत फायदा उठाया यूक्रेन ने, और यूक्रेन ने अपने आप को इंडिपेंडेंट यानी कि रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इसने बोला कि आई एम सॉवरेन कंट्री, यानी कि अब सारी संप्रभुता मेरे ही पास है, अब मैं पूर्ण रूप से सॉवरेन कंट्री हूं। ये कब कहा इसने? ये कहा 16 जुलाई 1990 को। 16 जुलाई 1990 को यूक्रेन ने बोल दिया कि भाई आई एम रिपब्लिक, मैं रिपब्लिक हूं, सॉवरेन कंट्री हूं। ठीक है, इसके बाद 1991 में यूक्रेन को जो है फुल इंडिपेंडेंस मिल गई, पूर्ण रूप से आजाद हो गया, और इसका अब तक जो नाम था वो था यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, अब इसका नाम जो है इसने चेंज करके यूक्रेन कर लिया, है ना। इसके बाद जब इसका नाम चेंज हो गया तो इसने फिर एक नई सोसाइटी भी बनाई, और उस सोसाइटी का नाम है कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, इसके बाद ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, सारे ऐसे राष्ट्र थे जिन पे पहले रसिया ने कब्जा कर रखा था, अब वो सारे स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, अगर मैं रसिया के यूक्रेन के बारे में स्पेशल बात करूं, इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन डिस्कस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रसिया है वो इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन पर ज्यादा निर्भर करता है। अगर मैं ज्योग्राफिकल पोजीशन की बात करूं तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो यूक्रेन है बॉर्डर किस किस से है। यूक्रेन का बॉर्डर देख लें, मैं अगर आपको यूक्रेन का बॉर्डर दिखाना चाहूं तो ये देखो, ये जो यूक्रेन है नॉर्थ में इधर बोलते हैं, नॉर्थ में बेलारूस की तरफ है। ठीक है, अगर मैं यूक्रेन से नॉर्थ की अलग से बात करूं तो ये जो रसिया जो है इसके ईस्ट में है, यूक्रेन के ईस्ट में कौन है? रसिया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो जो सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी है, अगर आप यहाँ दो सी देख पा रहे होगे, सी ऑफ एजोव ये था और ब्लैक सी ये रहा। ठीक है, ये जो है इसके साउथ में है। अगर आपसे मैं बात करूं मोल्दोवा और रोमानिया की, तो ये इसके साउथ वेस्ट में मान लीजिएगा ना, एक मोल्दोवा ये रहा, रोमानिया ये रहा। ठीक है, और अगर मैं इसके हंगरी, सोलाविया और पोलैंड की बात करूं, हंगरी, सोलावाकिया और पोलैंड की, तो ये सारे इसके वेस्ट में हैं। ये है इस समय यूक्रेन की कंडीशन। ठीक है, ये बीच में क्या है? बीच में है ये भाई साहब यूक्रेन, है ना। अगर इसके बाद की बात कर लें तो यूक्रेन जो सेपरेट किससे हुआ है रसिया से,
तो यूक्रेन यहाँ पे एक क्रैच ऑफ स्ट्रेट है जिससे सेपरेट हुआ है ये रसिया से। यहाँ पे जो क्रैच ऑफ स्ट्रेट है इससे ये सेपरेट हुआ है। अगर मैं बात करूँ जो कनेक्ट करती है सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी को, ये यहाँ पे सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी को कन्वर्ट करती है। यानी कि अगर ये देखो ये जो है स्ट्रेट ऑफ कर्च है, ये क्या है, कर्च स्ट्रेट, ठीक है, कर्च स्ट्रेट, ये जो है इसकी बाउंड्री, ये तो इसकी बाउंड्री है यूक्रेन की, और ये है कर्च स्ट्रेट। अगर मैं इससे आगे की बात करूं, इसके ज्योग्राफिकल पोजीशन की ही बात करूं, तो एक इंपॉर्टेंट रिवर जो है, इंपॉर्टेंट रिवर यहां से फ्लाई करती है जिसका नाम है डैनीपर रिवर, DNIEPER। डैनीपर रिवर जो है यूक्रेन के स्पेशली इस वाले हिस्से में देख लीजिएगा, ये रिवर है इसकी, और ये स्पेशली यूक्रेन के इस वाले हिस्से में ज़्यादा फैलती है, ठीक है। और अगर जो इसका बात करें, जिसका रीजन का नाम आपने सुना होगा, दोनबास रीजन, एक इंपॉर्टेंट है दोनबास रीजन। तो दोनबास रीजन भी इसी रिवर के नाम पे पड़ा है। अगर इस रिवर की बात करें तो ये जो यहाँ पे से बोलते हैं हम डोनेट्स बेसिन, डोनेट्स बेसिन, तो इसका जो नाम रख दिया गया दोनबास नाम रख दिया गया, इससे मिला के और इससे मिला के, ठीक है। अगर हम चलते हैं यहाँ तक कि मेरे हिसाब से लगता है आपको यूक्रेन का जो हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं मेन इशू पे कि आखिरकार इशू है क्या, क्यों ये सारा झंझट हो रहा है। 8 साल पहले की बात है, 8 साल पहले की बात है, ठीक है। रसिया ने, जो क्रीमिया दिख रहा है, रसिया ने, ये रसिया है यहाँ पे, रसिया ने क्रीमिया को एनेक्स यानी कि क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था 2014 में। 2014 में रसिया ने जब कब्जा कर लिया, कब्जा क्यों कर लिया, क्योंकि जो क्रीमिया में मॉस्को फ्रेंडली प्रेसिडेंट थे, यानी कि जो विक्टोर, अगर मैं आपको प्रेसिडेंट की शक्ल दिखाना चाहूं तो आप प्रेसिडेंट की शक्ल देख लीजिएगा, दिखा दूंगा चलो मैं। जो उसके प्रेसिडेंट थे वो थे विक्टोर यांकोविच, विक्टोर यांकोविच, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो मॉस्को फ्रेंडली थे, यानी कि रसिया फ्रेंडली थे। उन्होंने बोल दिया, आम पब्लिक में उनका विरोध होने लगा और उसके बाद क्रीमिया पे रसिया ने कब्जा कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे लोग रहते हैं इसके ईस्टर्न पार्ट में, इन्हें बोलते हैं हम सेपरेटिस्ट। जो रसिया के, यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं सेपरेटिस्ट बोलते हैं, यानी कि वो रसिया के फेवर में ज़्यादा। जैसा कि हमको पता है यूक्रेन भी पहले रसिया का पार्ट था, जब ये अलग हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो यहाँ के कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हम रसिया में मिल जाएं, जिनको नाम दिया हुआ है सेपरेटिस्ट, है ना। इसके बाद फिर जब लड़ाई होती है तो समझौता भी होता है। तो फिर 2015 में मिन्स्क सेकंड एग्रीमेंट हुआ था, 2015 में मिन्स्क सेकंड एग्रीमेंट हुआ था। 2014 में मिन्स्क फर्स्ट एग्रीमेंट हुआ था, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर जब 2015 में मिन्स्क सेकंड एग्रीमेंट हुआ तो ये जो कराया गया था, इसमें जो दलाल थे बीच में वो थे फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी, इसमें बीच में दो दलाल थे, या आप बोल दीजिए समझौता कराने वाले थे। उन्होंने ये समझौता कराया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्होंने 13 पॉइंट्स दिए थे टोटल, इन्होंने जो है वो 13 पॉइंट्स दिए थे। और 13 पॉइंट्स इस बात पे हुए थे कि भाई जो यूक्रेन है, जो यूक्रेन है वो सेपरेटिस्ट रीजन, जो ये वाला जो रीजन है ना, जिन्हें जो रसिया के लोग हैं जिन्हें हम सेपरेटिस्ट बोलते हैं, या जो भी रिबेलियन है, वो सारे यूक्रेन के ही कंट्रोल में आएंगे। और पॉइंट नंबर 10 ये था कि भाई जो रसिया है इसे अपने इस वाले डीपीआर और एलपीआर यानी कि डोनेस्क और लाहुंस्क रीजन से एक तरह से मतलब अपनी जो सेना है उसे हटाना पड़ेगा। लेकिन मॉस्को यानी कि रसिया ने तो ये बोल दिया मेरा कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसने मिन्स्क सेकंड एग्रीमेंट को नहीं माना, बोला कि मैं तो इस पार्टी में था ही नहीं, ठीक है। अब जब यहां तक की बात हो गई तो फिर लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर जो हुआ फिर सीज फायर वायलेशन हुआ। रसिया ने यहाँ पे सीज फायर वायलेशन किया और अपनी लगभग 1 लाख सेना, 1 लाख सेना जो है, 1 लाख ट्रूप जो है वो इसने यहाँ पे भेज दी। जब इससे पूछा गया रसिया से भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इसने बोला कि हमारी एक्सरसाइज है, एनुअल एक्सरसाइज है, इसे हम कंडक्ट कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद अगर जो न्यूज में आया वो ये भी आया कि इसने सेना वापस लेनी शुरू कर दी है। लेकिन क्या, अब अगर हम बात करें क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा, तो ये एक देखने वाली बात है। अगर हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करें तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रसिया जो है यूक्रेन को इन्वेड क्यों करना चाहता है। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि रसिया चाहता है कि यूक्रेन मेरे कब्जे में हो जाए। ये चीज बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाली है। तो देखो रसिया का जो सबसे बड़ा एक ड्रीम है वो ये है कि वो वार्म वाटर यानी कि वो ब्लैक सी में पहुंचे। अगर मैं आपको इससे पहले एक मैप दिखाऊं, ये जो इसका एक पोर्ट है, अभी पोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
और एक मिनट, आपको मैं मैप दिखाना चाहता हूँ। ये वाला जो मैप है, रसिया चाहता है कि हम यहाँ ब्लैक सी में पहुंच जाएं, क्योंकि ब्लैक सी में होता है वार्म वाटर, है ना। जब ये पहुंच जाएगा, तो अगर ये पहुंच जाएगा तो फिर सीधे ओशियंस और नॉर्थर्न बेसिन्स में जाने लगेगा, यहाँ यानी कि यहाँ से किसी भी तरफ जा सकता है, ठीक है। ये नॉर्थर्न बेसिस में भी जा सकता है। अगर इसके बाद की मैं बात करूं, तो जोग्राफिकल डिसएडवांटेज है रसिया के पास। रसिया के पास जो है वो जोग्राफिकल डिसएडवांटेज है, यानी कि रसिया जो है, रसिया के अगर मैं जोग्राफिकल डिसएडवांटेज की बात करूं, तो रसिया के पास कोई भी ऐसी फसल नहीं है जिससे वो अपना काम कर सके। यानी कि रसिया जो है, उसके पास ऐसी कोई फसल नहीं है कि जिससे वो अपना काम कर सके। उसके पास केवल एक चीज है, और वो है ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस, रसिया के पास बस ये ही दो चीजें हैं जिनसे उसकी एक मतलब लाइफ चल रही है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो यूक्रेन को क्यों इन्वेड करना चाह रहा है, मुद्दा ये आता है। अगर मैं यूक्रेन की बात करूं, जो ये आपको यूक्रेन यहाँ पे दिख रहा है, अगर यूक्रेन की बात करूं, ये रहा यूक्रेन पूरा पूरा, तो यूक्रेन जो है इस समय न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल का मतलब जो है, यूक्रेन रसिया से थोड़ा सा विरोध मान रहा है, और ये जो यूक्रेन है, ये यूएस की तरफ बढ़ रहा है। अगर यूक्रेन यूएस की तरफ बढ़ रहा है, तो डर ये है, रसिया को जो खतरा ये है कि ये नेटो बेसिस को होस्ट कर सकता है, यानी कि अपने यहाँ पे नेटो बेस एस्टेब्लिश कर सकता है। अगर मैं आपसे नेटो की बात करूं, तो ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हुई थी 1949 में, और इसमें यूएस और बाकी इसके सारे कंट्रीज ने ये बोला था कि भाई जो तेरा वो मेरा, यानी कि अगर किसी नेटो कंट्रीज पे अटैक होता है, तो वो अटैक यूएस पे अटैक माना जाएगा, और यूएस तुरंत उनकी हेल्प करेगा। और ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि यूएस यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यूएस जो है उसका एक इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाएगा इस रीजन में। अगर यूएस का इन्फ्लुएंस अगर इस रीजन में क्रिएट होता है, तो रसिया को दिक्कत हो जाएगी। अगर इसके बाद की मैं बात करूं, तो एक जो इसका मतलब एक सेवेस्तोपोल जो है, वो रसिया का ओनली मेजर वाटर है, मेजर वार्म वाटर पोर्ट है, ठीक है। ये वाला जो पोर्ट है, इसका नाम है सेवेस्तोपल। सेवेस्तोपल जो ये एक वार्म वाटर पोर्ट है रसिया का, और ये बोलता है जिसकी अगर एसएस हो ब्लैक सी में, यानी कि अगर इसकी एसएस हो जाएगी ब्लैक सी में, ये यहाँ से देख लीजिएगा, एक बोस्फोरस भी पोर्ट है। ये जो इसे जो कंडक्ट इसे जो एस्टेब्लिश कर रहा है, वो इटली है। जो इसका मतलब चार्ज जिस पे है, वो इटली पे है, इसे इटली देखता है। अगर मैं बात करूं, अगर रसिया देखो वहां से नहीं आ पाए उस पोर्ट से, तो दिक्कत ये हो जाएगी। इस मैप में दोबारा देख लो, दोनों चीज मैं आपको एक साथ दिखा देता हूं। सेवेस्टोपोल जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। और जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे बैगोसोपोरस, वो मैंने आपको पीछे दिखा दिया, ठीक है। अगर जब ऐसी बात होगी, तो फिर दिक्कत यहाँ पे आने वाली है इनकी, यानी कि वो यहाँ पे है इस्तंबुल के पास। अगर दिक्कत क्या आने वाली है, दिक्कत ये आती है कि पहले तो रसिया यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, अपने जो इसका पोर्ट है सेवेस्तोपोल तक। अगर मान लो यहाँ तक पहुंच भी गया, तो फिर इसके बाद ये आगे नहीं जा पाएगा, जहाँ इसके पास एरेगियन सी है, जहाँ पे इसके पास ये सी ऑफ ममार्ता है, डेंडल्स है, ठीक है। तो ये इन सीज में नहीं जा पाएगा, और जिससे फिर इंडिया जो रसिया जो है वो स्यूज कैनाल में नहीं जा सकता, जिससे इंडिया के पास भी नहीं जा सकता, यानी कि ऐसी जगह पे वो नहीं जा सकता जिससे इसे दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर इसके बाद की हम देखते हैं कि रसिया यूक्रेन को क्यों इन्वेड करना चाहता है, अगर मैं इसके बाद बात करूं ब्लैक सी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ब्लैक सी की भी इंपॉर्टेंस आपको मैं बता देता हूं। ब्लैक सी की इंपॉर्टेंस है कि सेवरल जियोपॉलिटिकल एडवांटेज हैं रसिया के, यानी रसिया को इससे बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। अगर मैं कुछ एडवांटेज की बात करूं, तो एक क्रॉस रोड और स्ट्रेटेजिक इंटरसेक्शन है एंटायर रीजन के लिए। देखो, अगर कोई भी आएगा तो ब्लैक सी से होके जाएगा, ठीक है। और अगर इसके बाद की बात करूं, तो रसिया का ब्लैक सी से क्लोज हिस्टोरिकल टाई है। अगर मान लो यहाँ पे यूएस आ गया, तो यूएस किसी भी कंट्री को इन्वेड कर सकता है। अगर इसके बाद की मैं बात करूं, तो जैसे रोमानिया, बल्गेरिया और ये तुर्की जो है, इस समय तुर्की, ये सब नेटो मेंबर है। अगर नेटो मेंबर है, तो यानी कि ये सब यूएस को सपोर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ रसिया जो है वो अकेला पड़ने वाला है, ठीक है। और जो ब्लैक सी की बात करूं, तो यहाँ पे रसिया के लिए मेजर फ्लीट है, यानी कि इंडियन नेवी, रशियन नेवी का एक इस पे फ्लीट है, यानी कि रशियन नेवी इसमें आराम से एक्सरसाइज करती है, रशियन नेवी का एक पूरा कंट्रोल है। तो ब्लैक सी इसीलिए भी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। अगर कल की न्यूज़ पे ध्यान दें, तो फिर रसिया पे बहुत सारे सैंक्शन हो गए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रसिया ने दोनेस्क और लाहुंस्क, दोनेस्क जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, दोनेस्क और लाहुंस्क पे अपना कब्जा करने की ये बोल दिया है कि हमारे एरियाज हैं, और इसमें दिक्कत ही आने वाली है। फिर क्या दिक्कत आने वाली है, सेक्शन क्या क्या लगेंगे, तो जर्मनी ने बोला है कि जो रसिया से मेरे पास नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन आ रही है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन आ रही है, नॉर्ड
स्ट्रीम टू पाइपलाइन। इससे मैं आपको बता दूं क्या होने वाला है, इससे गैस और ऑयल ट्रांसफर होता है। अगर जब ये गैस और ऑयल ट्रांसफर का जो सर्टिफिकेशन है वो अभी नहीं दे रहे हैं, जर्मनी के जो चांसलर है ओलाफ स्कोल्ज, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि भाई मैं आपको कोई परमिशन नहीं देने वाला, और अगर परमिशन नहीं मिलेगी, सर्टिफाइड नहीं होगा, तो फिर रसिया का जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है वो ऑयल एंड गैस में है, वो जर्मनी पे नहीं पहुंचेगा, यानी कि रसिया की इकोनॉमी डाउन होगी। हालांकि जब जर्मनी से पूछा गया कि जब 50% अगर रसिया तुम्हें गैस और ऑयल दे रहा है तुम कहां से लोगे, तो निश्चित रूप से यूएस या कतर से उसके कोई रिलेशन होंगे, और यूएस कतर से वो एक इमरजेंसी केसेस में मंगाएगा। एक ये रसिया पे प्रेशर है। मेरे हिसाब से सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये अब पुतिन और बाइडेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है, आगे की नजर बनाए रखेंगे। अगर इससे आगे कोई अपडेट होती है तो मैं आपको जरूर दूंगा। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा सारे इशूज। तो गाइस, अगर अभी तक आपने केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर एंड जो भी कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।